कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा। आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। वैसे तो आप आए सही समय पर, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है बताना। रोज इसी टाइम मिलना है 6:30 बजे कॉफी पर कुरुक्षेत्र का नया वक्त। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सर बहुत स्वागत है आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आ गए हमारे साथ, छुट्टियां मना के। सर बहुत स्वागत है आपका भी। ऑल आइज ऑन मोदी। मोदी जी इस वक्त हैं इसराइल में उनका एयरपोर्ट पर बड़ा जबरदस्त स्वागत किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सपत्नीक वहां पर पहुंचे हुए थे। जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत हुआ। उनकी पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। वो पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहां की पार्लियामेंट को एड्रेस करने जा रहा है, भारत का प्रधानमंत्री। बड़ी उम्मीदें हैं इस दौरे से भारत को, बहुत कुछ मिलने के, और बहुत ये दोस्ती दोनों देशों के जो रिश्ता है ये बहुत गहरा हो सकता है। और वहां देखिए हमारे देश में ना दो स्क्रिप्ट लिखी जा रही हैं, दो कहानियां लिखी जा रही हैं। एक कहानी लिखने के लिए मोदी जी गए हुए हैं इसराइल। अब वो वहां जाएंगे, भारत के लिए वो सुरक्षा कवच एक बना रहे हैं, सुदर्शन चक्र। बात सुनने में आ रही है कि वहां से उसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम की कोई बड़ी डील हो सकती है, और कोई बड़ी मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर डील हो सकती है, रक्षा समझौता हो सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि मैं एक बड़ा अलायंस बनाना चाहता हूं मिडिल ईस्ट के लिए, उसमें वो भारत का नाम भी ले रहे हैं। बहुत सारी बातें अननोन्स में हैं, लेकिन ये सब बातें आएंगी, ये बड़ी बातें हैं। इस विजिट के आउटकम्स पर दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट देशों की निगाह, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे देश में अलग ही कहानी चल रही है। हमारे देश में स्क्रिप्ट बदलती ही नहीं। अभी इजराइल का जाना था ही, और लोग इंतजार कर रहे थे कब प्रियंका गांधी कहेंगे गाजा के ऊपर। तो प्रियंका गांधी का गाजा पर पोस्ट आ गया कि मैं उम्मीद करती हूं मोदी जी जब उनकी पार्लियामेंट में बोलें तो ये बताएं कि उन्होंने गाजा में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों का जेनोसाइड कैसे किया है। नेतन्याहू के सामने वो कह रही हैं, चाह रही हैं कि वो पार्लियामेंट में बोलें। फिर उनका वो बैग याद आ जाता है गाजा वाला, फिर सोनिया जी का लेख याद आ जाता है। अब ये बड़ा प्रेडिक्टेबल हो गया है। अब तो देश का मुसलमान भी सोचने लगा होगा कि कब आएगा पोस्ट, कब आएगा पोस्ट। जब आ रहा है एसटी हसन, पुराने पूर्व सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो लिख रहे हैं मुसलमानों का दिल तोड़ दिया मोदी जी ने इजराइल जाके। अब बात हो रही है दो देशों के रिश्तों की। अब मुसलमानों का, देश के मुसलमान का नेशनल का इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट क्या अलग हो सकता है? मेरा इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट क्या अलग हो सकता है? किसी को भी क्यों अलग कीजिए, तो उनको क्यों अलग कर देते हैं हर बार हमारे नेता लोग ही। दूसरी बात जो चल रही है, जो दूसरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उसका भी ना स्क्रिप्ट बदलती है, ना डायलॉग बदलता है, ना क्लाइमेक्स बदलता है, ना आउटकम बदलता है। मतलब फिल्म पिटी तो एक बार पिटी नहीं, कई बार पिटी, लेकिन फिल्म की कोई स्ट्रेटेजी नहीं बदली गई। जिस आदमी ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला करने का ऑर्डर एयरफोर्स को दिया हो, उसको कह रहे हैं कि इतना डरपोक प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। जिसके आगे ना पीछे कोई, उसको कह रहे हैं चौकीदार चोर है। और छोड़ दें उसको, उस बात को भी छोड़ दें आप। जिस आदमी ने ट्रंप के फोन उठाने बंद कर दिए और ये ट्रंप की देश की मीडिया ने बताया, उस आदमी को कह रहे हो कि ये कॉम्प्रोमाइज है। चलो मान लेते, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। इंपैक्ट कहां है? आपकी बातों का इंपैक्ट कहां है? राहुल गांधी के आरोपों का इंपैक्ट कहां है? अगर देश ने मोदी की नीयत पे शक किया होता तो 3 बार मोदी प्रधानमंत्री बनता या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते। आपके सामने है सब कुछ, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट भी नहीं बदल रही है। आइए पहले ये इजराइल वाली बात हम कर लेते हैं। सर इजराइल पर गाजा पर प्रियंका जी का पोस्ट आ गया। देखिए, वो जो आपने बात कही बहुत ही प्रेडिक्टेबल है और बहुत ही घिसा पिटा, जिसको रिकॉर्ड कहते हैं, घिस जाए रिकॉर्ड फिर भी आप बजाते रहें। सवाल ये है कि उसके जरिए कहना क्या चाहती है। सिर्फ एक मकसद है कि वो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना चाहती है। उस देश से कोई मतलब नहीं है। ये देश के हित में हो रहा है, देश का फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। अगर ये पूछती कि भाई इस यात्रा से प्रधानमंत्री की भारत को क्या फ़ायदा होगा, तो बात समझ में आती। क्या भारत की सुरक्षा व्यवस्था जो है और चाक चौबंद हो जाएगी? क्या हमको डिफेंस टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है? क्या हमारे पास जो नहीं है अभी डिफेंस में वो मिलने जा रहा है? इसकी कुछ बात नहीं। भारत की सुरक्षा से मतलब नहीं। भारत की दुनिया, भारत का जो स्टेचर है, आप देखिए किस समय गए हैं प्रधानमंत्री, जब अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। एक तरह से वॉर जोन में गए। बहुत से लोग कह सकते हैं बहुत समझदारी की बात नहीं है, वॉर जोन में आप इतने क्रिटिकल समय पर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से स्वागत हुआ है और जिस तरह से गए हैं, वो पूरे मिडिल ईस्ट को संदेश दे रहे हैं। देखिए, इजराइल और हमारी दोस्ती है, लेकिन कई मुद्दों पर हमारे मतभेद भी हैं या हम अलग भी हैं। इजराइल की नज़र में ईरान दुश्मन है, ईरान से हमारी दोस्ती है। एक दो एक्सिस बन रही है मिडिल ईस्ट में,
या कहें पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक सुन्नी जो है तब सेक्ट जो है उसकी बन रही है और दूसरा जो है शिया संप्रदाय की। ईरान उसको लीड कर रहा है, तुर्की उसको लीड कर रहा है। और इजराइल नेतन्याहू जो सबसे खास बात कह रहे हैं कि तुर्की नया ईरान है जिससे भारत हर हालत में सहमत होगा। भारत कोई ऐसा मौका नहीं रहा है जब तुर्की ने भारत का विरोध न किया हो। और लेटेस्ट ऑपरेशन सिंदूर, जितनी मदद पाकिस्तान की है उसने, उतनी मदद तो जो है अमेरिका ने भी नहीं। ये सवाल तो पूछे नहीं किसी ने हमारे यहाँ तक। ये सवाल पूछने की उनको मालूम है उत्तर ना, इसलिए सवाल नहीं पूछेंगे। देश के हित में किसी सवाल का अगर जवाब आता है वो नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? मुसलमान खुश होगा कि नाराज होगा, सिर्फ इससे मतलब है उनको। और वो जो एजेंडा है, एक वीडियो बीच में चला था, बड़ा वायरल हुआ था, देखा होगा आपने, कि पता नहीं कांग्रेस का दफ्तर है या कोई ऑफिस है जहां राहुल गांधी बैठे हैं, कुछ और लोग बैठे हैं। एक आदमी कह रहा है कि अगर बीजेपी को हराना है तो एक ही तरीका है, मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करो और हिंदुओं को बांटो। ये उसी का हिस्सा है, ये जो स्ट्रेटजी है उसी का ये हिस्सा है। अब आप देखिए, इजराइल ऐसा देश है जिसने सबसे ज़्यादा हमले झेले हैं। उनको मालूम है कि उस स्थिति में चुनौतियां क्या होती हैं, किस तरह के हथियार ज़्यादा कारगर होते हैं, किस तरह का डिफेंस सिस्टम ज़्यादा कारगर होता है। उन्होंने अभी देखा, ईरान से जब हुआ तो उन्होंने देखा कि उनका जो आयरन डोम है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। बहुत सी मिसाइल्स गिरी, ड्रोन गिरे, तो उन्होंने एक लेज़र बीम टेक्नोलॉजी बनाई है, आयरन बीम नाम रख दिया। हाँ, उसका आयरन बीम नाम रखा है। हम उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं अपने सुदर्शन चक्र में, कि हमको ड्रोन को गिराने के लिए किसी तोप का सहारा लेने या मिसाइल का सहारा लेने की ज़रूरत न पड़े। हम उस आयरन बीम से जो है, और सुदर्शन चक्र को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, भारत इस पर काम कर रहा है। DRDO काम कर रहा है, दूसरी संस्थाएं काम कर रही हैं, उसमें डेवलपमेंट का काम चल रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा मददगार हमारे लिए कोई साबित हो सकता है तो इजराइल, जिसके पास टाइम टेस्टेड, वॉर टेस्टेड ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन कल राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा, मैं चुनौती देता हूं मोदी जी, आप अमेरिका के साथ ये ट्रेड डील रद्द करके दिखाओ। उनके सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। उनसे कोई पूछे, मतलब आप दिमागी दिवालियेपन की भी कोई हद होती है। ये डील हुई कब? जो कौन सी डील हुई जिसको रद्द कर? वो कह रहे हैं आप नहीं कर सकते, मोदी जी कॉम्प्रोमाइज हैं। खड़गे साहब आ गए, खड़गे साहब ने भी बोलना ही था। खड़गे साहब ने कहा, मैंने इतना डरपोक प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा कि वो अमेरिका के कि जिस दिन राहुल गांधी पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं उसी दिन फोन उठा के वो कहते हैं ट्रम्प को कि ट्रम्प साहब आज ही कर लो डील, आज पार्लियामेंट में हम लोग को बड़ी घेर लिया हमको राहुल गांधी ने। ऐसा वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अगेन मैं फिर वही कहूंगा, आपके आरोप जो आप लगाएं उसका असर दिखना चाहिए। तो वो असर कहां दिख रहा है? असर क्या दिखा आपका? जो तीर आप चलाते हो वो घूम के आप ही के घर में घुस जाता है। आपने कहा प्रधानमंत्री इज कॉम्प्रोमाइज, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो लिहाज था सब उतार दिया। का नेहरू वॉज कॉम्प्रोमाइज, इंदिरा गांधी वॉज कॉम्प्रोमाइज, राजीव गांधी वॉज कॉम्प्रोमाइज, सोनिया गांधी वॉज कॉम्प्रोमाइज, और हर किसी के 3-3 कारण बता दिए। अब उस पर बहस करने जाएंगे तो 4 घंटे का प्रोग्राम रखना पड़ जाएगा ये। लेकिन आज बीजेपी ने यह कह दिया कि तुम अगर इस स्तर पे आ सकते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने में। बिल्कुल सर, उसकी शुरुआत अगर आप देखें तो उससे ये समझ में आता है कि पार्टी को एकदम से स्ट्रेटजी थी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के साथ उसकी शुरुआत की गई। एक तरह से कैंपेन के तौर पे आज किया गया। आपने देखा होगा कि चाहे मीडिया हो, ट्रेडिशनल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, इस तरह के बयान लगातार बीजेपी के नेताओं ने अलग अलग जगह पे दिए। नीति नवीन ने इसी लाइन से शुरुआत ही की, पूरा इतिहास जताते हुए। और बीजेपी को इस तरह की लाइन हमेशा सूट करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें इतने डार्क स्पॉट हैं कि वहाँ पर फिर बीजेपी को मौका मिल जाता है उन सारी चीज़ों को कहने का, उन सारी चीज़ों को एक्सपोज करने का। दूसरे केस में अगर आप देखें तो यूएस से डील के मामले में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेकर राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो आम लोगों को भी ये समझ में आए कि हाँ ये बात तो सही है। जैसे एक चीज़ कहना जो वो अपने तर्क के तौर पे पेश करते हैं कि ये कैसे ऐसा ट्रेड डील हो सकता है, या उस पर बातचीत हो रही है कि 0% और 18%। अगर आप उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप उसके ट्रेड सरप्लस में हैं, वो एक मजबूत देश है जिसके साथ न सिर्फ ट्रेड बल्कि बाकी दूसरे कई हिस्सों में आप सहयोग के स्तर पर हैं। जैसे इंटेलिजेंस, जिस प्रकार का इन्फॉर्मेशन शेयर होता है, आप अगर आतंकवाद को इतना कंट्रोल कर रहे हो तो उसमें एक रोल यूएस का भी रहता है। दूसरी चीज़ कि आपके आईटी के रेवेन्यू का लगभग 60% हिस्सा तो वही से आता है। तो इस तरह की चीज़ों में आप एक बार्गेन करके एक अपने लिए अच्छी स्थिति लेके आते हो। कुछ चीज़ें अगर आप देखें तो जैसे ट्री नट्स,
वहाँ जितने होते हैं वो सस्ते रेट पे अगर आप इंडिया में मिल जाएं, जो कि आप बाहर से लेते ही हो, तो क्या दिक्कत है? एप्पल आप बाहर से लेते ही हो, क्या दिक्कत है? पाम ऑयल आप बड़े हिस्से में बाहर से लेते हो, अब अगर सोयाबीन ऑयल भी अगर खरीदना ही कर रहे हैं, आप इंपोर्ट करते हैं एनी कंडीशन, तो उन सारी चीज़ों को अगर आप शामिल कर रहे हैं तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ हो गया? नहीं, वो ये कह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं मोदी जी से कि उनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रम्प साहब आप टैरिफ नहीं लगा सकते, तो भारत पहले 2-3% टैरिफ देता था, उतना ही देगा। अब ट्रम्प से कह दो लेना है तो लो, नहीं तो ना लो। देखिए यही तो कह रहे हैं वो इनफैक्ट। इस कंडीशन में अगर आप देखें तो पहली बात तो ये कि अभी इस पे रीथिंक ही है, वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन, क्योंकि यूएस में ही वोलेटाइल सिचुएशन हो गया, तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति है, तो उसको हैंडल करना भी आपको टैक्टफुली ही हैंडल करना होगा। जैसे पिछले मंडे को ही इंडिया का डेलीगेशन जाने वाला था वहाँ पे, ट्रेड डील के जो 25 से 18 किया गया था ना, तो वो वर्बली हुआ था, कागज़ पे भी नहीं हुआ था। तो भारत की तरफ से ये कहा गया कि पहले उसको तो करें, फिर बाकी चीज़ को आगे फॉर्मलाइज करेंगे। उनका ये कहना था कि क्योंकि उसको लीगली करना होगा तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन पे वो बातचीत होनी थी। भारत ने उस प्रोग्राम में उसमें हाथ पीछे खींचा, जैसे ही यूएस का डिसीजन आया वहाँ के कोर्ट का, तो भारत ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। जब तक आपके यहाँ क्लैरिटी नहीं होती अभी तब हम क्या बात करेंगे? हाँ, तभी क्या बात किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि भारत में एक ओपिनियन ये ज़रूर आ रहा है कि अगर ये 10% कहीं रह जाए, जो कि सिर्फ अभी तो 150 दिन के लिए है ना, आपको नहीं पता कि 150 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, तो उस कंडीशन में अगर सिर्फ 10% रह जाए तो वाकई बहुत सारे लोग ये राय दे रहे हैं, सरकार में भी ये राय दे रहे हैं कि हमें ट्रेड डील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर 10% है तो। लेकिन जैसे पहले मैंने आपको कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करने वाले हैं, आगे कब क्या कर देंगे, तो उस तरह के कंट्री के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो मैच्योरिटी के साथ ही ये जो बात देवेंद्र बता रहे हैं एक्चुअली समझने की बात है। ये अब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि कांग्रेस पार्टी इस पर इस तरीके से सोच विचार करेगी। उन्होंने आप पे अभी 15% लगाया, पूरी दुनिया पे 15% लगाया, जिस देश के साथ भी ट्रेड डील हुई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, राइट। और अब इस वक्त ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि मैं पुराने टैरिफ किसी भी तरीके से दोबारा लागू करूंगा, उसका रास्ता मैं निकालूंगा, ये वो कह चुके हैं। तो भाई अभी तो ये देखना है ना कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता आदमी, तब तो आप कुछ कदम उठाओगे। बिल्कुल सर। और दूसरी चीज कि मान लीजिए कि आपने आर्म ट्विस्ट करने की अभी कोशिश की, आप अपने तरफ से सिचुएशन का फायदा उठा के, और वो उस लेवल पे आए और आपके साथ बायलेटरल के लिए तो वहाँ के कानून में कोई रुकावट नहीं है ना। बायलेटरल के तहत तो कहे कि 150% टैक्स हम इंडिया के प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे, फिर आप देश का नुकसान करेंगे या भला करेंगे इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश करके। आपको यहाँ के अपने एक्सपोर्टर का भी तो ध्यान रखना है ना। आज राजकुमार जी मुझे ऑफिस के अंदर आ रहे थे तो हम रास्ते में मिल गए, तो दोनों के मुंह से एक ही बात निकली, यही होना था कॉम्प्रोमाइज वाले पे कि अब जो है कांग्रेस पार्टी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब ये लॉजिकल कंक्लूजन दिख रहा था कि आप जितना कांग्रेस कर रही थी काम, बीजेपी आएगी इस पे कभी। देखिए, दो चीजें हैं। पहले मैं इजराइल वाली बात हो रही थी, प्रियंका गांधी को एक सवाल का जवाब देना भी चाहिए। 1948 में इजराइल बना और भारत के रिश्ते इजराइल के साथ अच्छे नहीं रहे, बल्कि भारत ने कई मौक़ों पर इजराइल का विरोध किया। हमारे रिश्ते कब सुधरना शुरू होते हैं? 1992 में, 1992 में। तब किसकी सरकार थी? पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी भी देश के रिश्ते राष्ट्रीय हितों से संचालित और प्रेरित होते हैं, बिल्कुल किसी वर्ग विशेष की भावनाओं से नहीं होते। दूसरी बात, हम बार बार मुसलमानों को यह एहसास क्यों कराते हैं कि राष्ट्रीय हित से उनके हित अलग है, जैसे आप कह रहे थे, आप क्यों उनको सेंस ऑफ आइसोलेशन देना चाहते हैं? फिर वही बात है कि आप उनको डरा के रखना चाहते हैं ताकि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो पाए। अब बात आती है कंप्रोमाइज की। मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी ने बोलने से पहले सोचा कि नहीं सोचा कि पीएम इज कंप्रोमाइज्ड का मतलब क्या है, कितनी सीरियस बात वो बोल रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं, यानी वो राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, या नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं कर पाएंगे? नहीं, सीधा वो कह रहे नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई ब्लैक नहीं कर इतना गंभीर आरोप आप प्रधानमंत्री पे लगा रहे हैं बिना सबूत के। चोर कह चुके हैं प्रधानमंत्री को। देखो, वो तो एक अलग चीज हो गई। आप राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, और बिना सबूत के कर रहे हैं। दूसरा, कंप्रोमाइज की अगर हिस्ट्री में फिर आप लौट जाएंगे तो मैं आमतौर पर जो निजी संबंध है उनको सार्वजनिक चर्चाओं में लाना उचित नहीं समझता। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लेडी एडविना के संबंधों से लेकर क्या क्या नहीं है जिस पर जवाब देने की जरूरत पड़ती है। कश्मीर को लेकर सरदार पटेल और पंडित नेहरू में मतभेद क्यों थे? इतनी रियासतों का विलय हुआ, सिर्फ कश्मीर हमारे लिए नासुर क्यों बना हुआ है?
जनमत संग्रह में जल्दबाजी दिखाने की क्या जरूरत थी? बोफोर्स डील में तो सफाई मिली आज तक? नहीं, वो क्वात्रोची कौन थे? सर वो तो वही मैंने कहा ना, बीजेपी ने तो एक यूनियन कार्बाइड में जो मेन एक्यूज था एंडरसन भागा ना, उसको अंधेरे में किसने भगवाया था? नेहरू जी के लिए 3 कॉम्प्रोमाइज, कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू उस कॉम्प्रोमाइज पर 3 बातें लिखी। अब आइए कर ही लेते हैं ये बात कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट क्यों ठुकराई, तिब्बत को रिकॉग्नाइज क्यों किया जब चीन ने कब्जा किया था, 62 की वॉर में आपने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को क्यों इग्नोर किया जब चीन, और उसके बाद चीन ने आप पर हमला भी कर दिया, आप मानने को तैयार नहीं थे। इंदिरा गांधी के लिए उन्होंने लिखा है कि फॉरेन फंडिंग होती थी, केजीबी से ये किताबों में छापा गया है। मित्रों फाइल्स में है। कचतीवू जो आइलैंड है वो तमिलनाडु के लोगों की मर्जी के बगैर आपने श्रीलंका को क्यों दे दिया, और पाकिस्तान में न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा था, आपको जानकारी थी, इजराइल उस पर कुछ कार्रवाई भी करना चाहता था, आपने क्यों नहीं की। राजीव गांधी ने बोफोर्स डील में जो कुछ वीपी सिंह कह के गए, यूनियन कार्बाइड का भी जिक्र किया, एंडरसन, हजारों लोगों की मौत हो गई भोपाल में, और उसका सोल करता धरता आराम से भारत से भाग भी गया। कैसे भाग गया? नहीं, भगाया गया बाकायदा, उसको पैसेज दिया आपके देश में था, आपके देश में था, आपके कानून के अंडर था, कहां से मिल गया उसको जहाज भागने के लिए? और फिर डिफेंस डिसीजंस में परिवार के क्लोज लिंक्स, लोगों का इन्फ्लुएंस होता था। क्वात्रोची की कितनी कहानियां हम लोगों ने सुनी है। फिर सोनिया गांधी को भी ले आई आज बीजेपी। सोनिया गांधी ने कहा कि शैडो प्राइम मिनिस्टर आप बनी 10 साल। नेशनल हेराल्ड केस में हजारों की संपत्ति आपने परिवार की कंपनियों के नाम कराई, और फॉरेन फाउंडेशंस के साथ आपके लिंक आते हैं, सोरोस और फलाना ढिमाका का। और वही बात कह रहे थे कि भाई ये तो ऐसी पिच है जिस पर कांग्रेस को हर हाल में बचना चाहिए जाने से, पर्सनल अटैक पे। इसका तो कोई अंत नहीं है। 35 साल आपके परिवार ने राज किया है सर। बिल्कुल। और आप, हम तो कहते हैं पहला कॉम्प्रोमाइज जिससे देश का सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो तिब्बत का इशू है। 1949 में सरदार पटेल की चिट्ठी, उनकी आखिरी चिट्ठी है, उसको अगर आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा। वो जवाहरलाल नेहरू को लिखी है। कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, वो अहमदाबाद से या कहीं से आ रहे थे और सीधे कैबिनेट की मीटिंग में आए, और चिट्ठी उससे पहले भेज चुके थे। उन्होंने कहा चीन में हमारा जो एम्बेसडर है वो चीनियों से मिला हुआ है, गलत जानकारी दे रहा है, हमको भ्रमित कर रहा है। चीन तिब्बत पर कब्जा करेगा हर हालत में, चीन हमारे लिए मुसीबत बनेगा हर हाल में, हमारे हिस्सों पर कब्जा करे। ये 1949 में सरदार पटेल कह रहे थे। और जो उस चिट्ठी को पढ़िए तो ऐसा लगता है कि जो वो कह, कोई भविष्यवक्ता या कोई ज्योतिषी बोल रहा हो, जो कह रहे थे वो सब हुआ। हमने 1953 में बातचीत शुरू की तिब्बत पर चीन से, बैठक हुई, और उसके बाद 1954 में हमने पंचशील का समझौता किया। तिब्बत में हमारे जितने अधिकार थे सब छोड़ दिए। अगर तिब्बत को हम चीन के कब्जे में न जाने देते तो आज चीन हमारा पड़ोसी ही न होता, हमारी सीमा तिब्बत से लग रही होती। इससे बड़ा देश का नुकसान आप और क्या कर सकते हैं? और उसके अलावा आप चाहे जो है वो सिंधु जल समझौते की बात कर लें, आप चाहे नेहरू लियाकत पैक्ट की बात कर लें। नेहरू लियाकत पैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि देश में नेहरू के खिलाफ माहौल बनने लगा था। सर अगेन एज आई सेड कि हम ये सारी बातें करेंगे तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाए। हाँ। बट राहुल गांधी की इंटेंशन समझना जरूरी है ना। राहुल गांधी को मोदी की इमेज पंक्चर करनी है, और वो 11 साल से ये करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि राजनीतिक रणनीति के तौर पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन फैक्ट्स के साथ। आपके पास फैक्ट्स होंगे, अगर आपकी बात विश्वसनीय होगी तो उसका असर होगा। लेकिन आप अगर पानी में लाठी मारेंगे तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। भाई आपके पास कोई एक फैक्ट तो हो। हम कह रहे हैं आप 2004 से राजनीति में हैं, और 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले मुख्यमंत्री थे। तब से आपकी सरकार और आपकी पार्टी उनके खिलाफ अभियान चला। कहते हैं प्रमाण है तो पेश करें। वो जो प्रमाण देते हैं कि जनरल नरवणे ने अपनी किताब लिख दी। अब जनरल नरवणे ने किताब लिख दी, एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम आ गया, और तीसरा अडानी के ऊपर अमेरिका में केस चल रहा है। ये 3 प्रमाण है उनके पास। तो भाई उसका कोई प्रमाण क्या है? उनका बयान है। हाँ, मतलब वो उसको प्रमाण मान रहे हैं। हाँ, मेरा बयान ही मेरा प्रमाण है। हाँ, तो मेरा बोलना ही शपथ पत्र है। जिस अंबानी को लेके भी ऐसे ही आरोप लगाते थे, अनिल अंबानी को लेके, अभी थोड़ी देर पहले वहां पे ईडी ने अंबानी के घर को कुर्क किया हुआ। हाँ, तो सोचिए, अनिल अंबानी का मुंबई का घर कुर्क कर लिया ईडी ने।
बड़ा अच्छा दोस्त है कि जो इसको जो कहते कुर्की थे, करवा रहा है अपने 30,000 दोस्त से। करोड़ मोदी ने अनिल अंबानी की जेब में डाल दिए। संसद में, संसद से बाहर, चुनाव के दौरान हर समय ये बोलते एक सवाल अभी राजकुमार जी ने उठाया था, मैं जवाब आप दे दीजिए। राहुल गांधी ने जब कहा कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, सोच समझ के कहा था या ऐसे ही कह दिया था? अच्छा, आप हमको बताइए कौन सा बयान उन्होंने सोच समझ के दिया? आप उनसे ये एक्सपेक्ट ही क्यों करते हैं कि सोच समझ के बयान देंगे? सोच समझ के बयान देने के लिए आपको कुछ पढ़ाई लिखाई करना, कुछ रिसर्च करना, कुछ जो विषय के अलग अलग विषयों के जानकार हैं उनसे सलाह मशवरा करना, ये सब करना पड़ता है। मेरे पास जयराम रमेश है, पवन खेड़ा, सुप्रेश बस है, तो क्या ठीक। जरूरत है मुझे किसी चीज तो की? उसी का नतीजा हाँ, है की जरूरत कि नहीं। ये 3 बार से मिसाइल के नरेंद्र मोदी बाद, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वो बस दिशा उनकी अलग रहती है, वो अपनी तरफ ही मिसाइल। लेकिन बीजेपी ने तो सीरियसली लिया ना फिर इस बार, लेकिन बहुत है, और उसमें सीरियसली समझा भी जा सकता है कि एक कैंपेन के तौर पे जब आप लो इस मुद्दे को, और बीजेपी की स्ट्रेटजी रहती है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। पता नहीं कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के आने के बाद भी बीजेपी के रीडिंग को कैसे नहीं पकड़ पा रहे हैं कि हर वो आरोप जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगती है उसको ये लोग बहुत एग्रेसिवली अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप ध्यान होगा कि पीएम ने एक बार कहा भी था कि हम, मेरे ऊपर जो पत्थर चलाए जाते हैं उनका मैं सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ने के लिए उनका इस्तेमाल करता हूँ। वही बात कर रहे हैं, जैसे इजराइल में जा रहे हैं प्रधानमंत्री, इजरायली संसद को संबोधित करेंगे, वहाँ तिरंगे के रंग से, एक दिन पहले आपने तस्वीर देखी होगी कि किस प्रकार से इजरायली संसद को तिरंगे के रंग में दिखाया जा रहा है। नेतान्याहू अपनी पत्नी सारा के साथ वहाँ आ रही हैं, भगवा रंग को लेकर दोनों में एक एक्सचेंज होता है हल्की फुल्की नेतन्याहू अंदाज ने में। कहा कि कलर आपका वहाँ के- पॉकेट स्क्वायर और उसको हाँ सेम कलर जैकेट है, का कलर है। पीएम ने कहा कि सैफरान। इजरायली संसद में वो क्या बोलेंगे, क्या गाजा को लेके कुछ बोलने वाले हैं, नहीं बोलने वाले हैं, ईरान को लेके बैलेंस करना है। जैसे तय मानिए सौरभ कि जब वो संसद में पीएम बोलेंगे तो एक बैलेंस अप्रोच नजर आएगा, उसमें से कहीं एक तरफा नजर नहीं आएगा कि हम फिलिस्तीन का भी इजराइल जिक्र की कर तरफ सकते हैं वो। जो मैसेज रहेगा वो एकदम बैलेंस होगा। देखिएगा अच्छा, वो हमारी जो ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, वो पूरी तरह से पीएम के बयान में आपको परिलक्षित नजर आएगी। एकदम से नजर नहीं आएगा कि हम इजराइल गए हैं, जाहिर तो आप इजराइल की आप आलोचना वहाँ जाके नहीं करेंगे, हमारी वो नीति भी नहीं है, बट मानवता, युद्ध का समय नहीं, शांति स्थिरता, आपसी भाईचारा, इस तरह के मैसेज वाले लाइन जरूर अरे है। ये सवाल तो लोग कर ही रहे हैं कि इस टाइम मोदी जी की विजिट हो रही है, कोई खास बात होगी। मैं तो इवन इनफैक्ट पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को सुन रहा था, उनकी मलिहा लोधी एक सीनियर डिप्लोमेट है, वो कह रही थी ये टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है इस समय जाना। जैसे आपने कहा ईरान पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, सब कुछ है, पाकिस्तान उधर एक जंग में उलझा हुआ है, मतलब हमारा पूरा एरिया ये और डिस्टर्ब सोचिए है, उसमें जाना पीएम होगा। मोदी के वहां जाने से ईरान को परेशानी नहीं है, कांग्रेस को यहाँ परेशानी हो रही है, क्योंकि ईरान को पता है कि पीएम मोदी की जो लाइन वहाँ इजरायली नेताओं के साथ बातचीत में होगी वो उसी लाइन पे होगी कि ये समय युद्ध का नहीं है, और उस तरह की चीज़ों में। जैसे अभी आप संसद में जब पीएम संबोधन देंगे ना इजरायली संसद को, आप सुन लीजिए, अब तो कुछ घंटे की बात है बस, वो एकदम से आपको नजर नहीं आएगा कि हाँ इजराइल जो कर रहा है हम उसके साथ खड़े हों या कुछ। और उसके बाद दूसरी चीज़ वो क्या कर रहे हैं, तो इनोवेशन को लेके इजराइल ने जो प्रगति की है उसके एग्जीबिशन में जा रहे हैं। तो हमें तो पता है ना कि रिश्तों को हम किस स्तर पर रखना है। और भारत सरकार हमेशा ये सोचती है कि गल्फ और उस तरह के एरिया में हमें एक ब्रिज के तौर पे काम करना है, एक तरफा हमें किसी तरफ नहीं रहना है, और वही दिखेगा। लेकिन यहाँ पे बयानबाजी पहले ही शुरू। लेकिन एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि भारत इस समय वॉर फुटिंग पर अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कर रहा है। बिल्कुल, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे हथियार हो, खरीदने की बात हो, 114 राफेल की जो डील हुई है, उसके अलावा तमाम चीज़ें हम खरीद रहे हैं। तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे कल युद्ध होने वाला हो, उसके लिए तैयारी हो रही हो। तो प्रधानमंत्री ने कहते हैं कि डेडलाइन भी तय की है, कितने समय में तैयारी हो जानी चाहिए, उसके हिसाब, उस लिहाज से आप देखिए तो ये इजराइल का दौरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इजराइल हमें टेक्नोलॉजी भी देगा, यहाँ जो है जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, सब कुछ जो है इजराइल से हमको जो जो मिल सकता है। और इजराइल से ज़्यादा जो है वॉर टेस्टेड हथियार तो किसी के पास है नहीं। इजराइल की हम लोग बात कर रहे हैं सर, बड़ी अजीब सी बात है ये। एक देश जो आपके हर वक्त काम आया, जिसने हर मुसीबत में आपका साथ दिया, कारगिल में भी आपका साथ दिया, जो पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार हो, आपको वो हमारे ऊपर भी खतरा ही था, और आज आप वो हर बात पे बम है मेरे पास करता रहता है, उसको निपटाने का एक समय आपके पास मौका भी था। जिसने आपसे केवल एक ख्वाहिश रखी कि दुनिया के सामने मेरे दोस्त की तरह दिखो, और कुछ नहीं चाहा, उसको, इजराइल को हमसे रिकॉग्निशन ही तो चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मेरी दोस्त है। हम इतना भी नहीं दे पा रहे थे। मोदी पहले प्रधानमंत्री बने इजराइल जाने वाले, ये तो फैक्ट है सर। हाँ, मोदी दूसरी बार गए हैं, पहली बार भी वही गए 2017 में, अब वो गए हैं। दूसरी बात देखिए, इजराइल के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी देख लें तो डिफेंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे बेस्ड है। जो उसका महारत है, बहुत छोटा सा देश है
लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में उसका कोई सानी नहीं है, बड़े बड़े देशों के मुकाबला कर रहा है। अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करने में बियॉन्ड द लिमिट कोई संकोच नहीं करता, तो हमें दोस्त को दोस्त कहने में प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? बट होती थी अभी तक। और मैं इसलिए कह रहा हूँ 1992 में जाकर हमारे रिश्ते शुरू होते हैं, उससे पहले रिश्ते ही नहीं थे हमारे। अरे वाजपेयी जी के समय जब गर्माहट शुरू हुई इजराइल के साथ रिश्तों को लेके, तब वहाँ पे इजराइल के एक मंत्री ने कहा था कि भारत ने अब तक हमें बहुत अपमानित किया है। अच्छा, इस शब्द का था। बावजूद इसके हम लोग इस रिश्ते को एक नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए हमेशा तैयार हैं। अच्छा। और दूसरा देखिए, स्ट्रेटेजिकली भी अगर आप देख लें तो इजराइल हमारे लिए मिडिल ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत भरोसेमंद साझेदार भी हो सकता है। रिलायबल रहा है अभी तक जितने हमारे रिश्ते रहे, चाहे युद्ध का समय हो, चाहे संकट का समय हो, या किसी तनाव का समय हो, इजराइल ने हमेशा भारत के साथ खड़ा होना पसंद किया है। जबकि हमने कभी भी, जैसा भी देवेंद्र जी कह रहे थे, कि अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है मध्य मार्ग वाली, सही को सही कहना, हमने उसको कभी नहीं छोड़ा। अभी भी नहीं बदली है, और वो बदलेगी आप अभी भी टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हो। वही आप अभी हमारी भी सबसे फिलिस्तीन बड़ी की बात स्ट्रेंथ करते भी हो। है। तो साहब, मैं कांग्रेस की बात करना चाहता हूँ। जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा देश पे राज किया हो, देश की फॉरेन पॉलिसी इन एवरी सेंस, हर चीज पे आप नीति निर्धाता रहे हो, वो इतनी जल्दी तो दे कांट लूज साइट ऑफ एवरीथिंग। ऐसा हो नहीं सकता। पार्टी में ऐसे लोग होंगे जो उनको दिख रहा होगा जो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं अगर आपको ये भी लगता है कि गलत हो रहा है, तो उसका कोई नुआंस्ड व्यू होगा ना आपके पास, जो आप देश को बताओगे कि ये इसलिए गलत है, या ये ऐसे नहीं होनी, ऐसे होना चाहिए था। आज तो वो ऐसी बात ही नहीं होती। आज तो बुलेट पॉइंट में बात होती है, मोदी चोर है तो है, मोदी कॉम्प्रोमाइज है तो कॉम्प्रोमाइज। अरे कैसे है वो स्लोगन की पॉलिटिक्स है। यस। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखो, पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो हमेशा रहे। जब नेहरू जी थे तब लोहिया जी के रहे, तिब्बत पे खुल के बोलते थे लोहिया जी, पटेल ने चिट्ठी लिखी तो लोहिया जी तो बार बार जॉर्ज फर्नांडिस आगाह करते थे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो चीन है, और तिब्बत अगर आपने खो दिया तो आप अपना जो बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो आप खो देंगे। लेकिन पहले एक बात जरूर होती थी कि डिफेंस पॉलिसीज पे एक ब्रॉड कंसेंसस देश में रहती थी, आपस में चाहे जितना डिस्कशन हो, चाहे जितनी डिबेट हो, चाहे। अब जो नई पीढ़ी है कांग्रेस की, हम 2012-13 की बात कर लें, मनमोहन सिंह के टाइम तक भी वो स्थिति नहीं थी। सरमल शेख में जो हुआ वो तो खैर क्या उसका दोबारा जिक्र किया जाए, लेकिन उसके बावजूद डिफेंस पे और जो फॉरेन पॉलिसी पे एक सेंसिटिविटी और बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रहती है। वो सेंसिटिविटी कहां वो चली गई? लगातार वो सेंसिटिविटी खत्म हुई सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद। पहली बार ऐसा देश में हुआ कि कारगिल युद्ध पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया। भारत देश का जो स्टैंड था उसके खिलाफ स्टैंड लिया, सवाल उठाए कारगिल पर, और अपनी सेना को नीचा दिखाने की कोशिश की। और वो सिलसिला आप लगातार देखिए चल रहा है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, हर मामले पर आप देखिए कि सरकार पर सवाल एक बात है, सेना पर सवाल उठा रहे हैं। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले भी विपक्ष था, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी जितनी विपक्षी पार्टियां थी सब विरोध करती थी, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और सरकार की नीतियों का। लेकिन जैसे ही फॉरेन पॉलिसी और जो है इंटरनल या एक्सटर्नल डिफेंस की बात आती थी, सब एक स्वर में बोलते। एक लोग कहते हैं कि भाई पहले आप ही बताइए, क्या पहले सरकार जो फैसले क्रूशल क्रिटिकल निर्णय ले रही होती थी डिफेंस के या फॉरेन पॉलिसी के, क्या वो कॉन्फिडेंस में लेकर के किए जाते थे, या सरकारी कोई नहीं सकता है। सरकार ऐसे फैसले जो है पब्लिक मीटिंग में नहीं कर सकती या बहुत बड़े ग्रुप में नहीं कर सकती। सरकार फैसला लेने के बाद ब्रीफ कर सकती है, ये संभव है। पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, उनमें ये चर्चा होती है, उनमें ये डिस्कशन होता है। लंबे समय तक ट्रेडिशन था कि पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जो डिस्कशन होता है वो बाहर नहीं आता था। अब तो हर बात जो है बाहर आती है। तो इसलिए ये सब तोड़ा है सोनिया गांधी, और उसके बाद राहुल गांधी ने तो हर सीमा को लांघ दिया। हमारे यहाँ अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर है या आपकी जो डील्स हो रही हैं, इनको लेके जो ये कमेटियों में चर्चाएं हुई हैं,
डिफेंस मतलब पार्लियामेंट की? पहले नहीं, अभी इस दौर की बात कर रहा हूं। हाँ, उसके बाद तो होती है। होती है। हाँ, मतलब एक बार जब हो जाएगा फैसला तब होती है। इनफैक्ट डिफेंस के डील तो ऐसे होते हैं सौरभ कि जिस लेवल पे वो बातचीत चल रही होती है, सीसीएस के अलावा कैबिनेट के बाकी सहयोगियों को नहीं बताया। तो रामजय सिंह उसके बाद मतलब क्या जो कांग्रेस जो ऑपोजिशन कहता है कि हमें तो देश को कुछ बताते नहीं। नहीं, लगातार पार्लियामेंटी कमेटी में एक एक सवाल वो पूछते हैं अपोजिशन के लोग, और उसमें जो सरकार के नुमाइंदे अधिकारी जो लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं, एक एक चीज़ में बहुत ब्रीफली बातचीत होती है, बहुत विस्तार से बातचीत होती है। और उसमें मुझे नहीं ध्यान कि कोई मैच्योर सांसद हो अपोजिशन के और पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद वो बाहर आए के वो ये कहें कि ना हम इस चीज़ पे संतुष्ट नहीं थे। जैसे अभी शशि थरूर को लेके, थरूर ने कितने सारे सवाल पूछे थे यूएस को लेके और एकदम से एक तरह से वो संतुष्ट नजर आ रहे थे, बाहर आके उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन राहुल गांधी के पॉलिटिक्स को अगर आप देखें सौरभ, तो अगर ग्लोबल समिट में नंग धड़ंग प्रदर्शन कराना हो तो उसके बाद क्या ही बच जाता है? तो मेंटल बैंक्रप्सी तो एकदम उसके extreme है बाद ना। उसको डिफेंड करना लगातार अच्छा वो डिफेंड करना इसलिए है कि उनकी स्ट्रेटजी रही होगी। ऐसा नहीं होता कि यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सिर्फ वो कर रहा हो। इस तरह का कदम उठाने से पहले आप पार्टी में पूछते हैं ऊपर कि क्या ऐसा किया जाए, ऐसा करना चाहिए, और तब ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही आप आ जाते हो एक डिजाइन के तहत। तो वो हो जाने के बाद अब क्या ही बच जाता है? तो बीजेपी को भी अब कोई उम्मीद नहीं है अपोजिशन के रवैये से, अब यही चलेगा। अच्छा, नहीं, अगर वो ये कांग्रेस उम्मीद नहीं की है। स्ट्रेटेजी है तो कांग्रेस को किसी पॉलिटिकल दुश्मन की जरूरत है जरूरत क्या? ही नहीं। नहीं, एक आप एक नहीं, लाइन नहीं, बोलिए सर। ऐसा है कि एक रणनीति होती है कि कमजोर दुश्मन है तो उसको बचा के रखो, हाँ, उसको मारना आसान होता है। लेकिन अब जो हो रहा है, आज जो हुआ है, उससे लगता है कि बीजेपी ने तय कर लिया कि ऑल आउट। नहीं सर, अभी भी मुझे लग रहा है Fight आपको to आपका finish। आपके पुराना वाक्य ही सही है। अभी टाइम खत्म हो गया, मैं बात ही करने वाला था। नेहरू जी कॉम्प्रोमाइज से लेकर के सोनिया जी कॉम्प्रोमाइज तक आ गए, राहुल गांधी क्यों छोड़ दिया आपने? नहीं, राहुल अभी राहुल गांधी बचा के रखा हुआ है। गांधी को इंपॉर्टेंस देने लायक भी नहीं समझते। चलें सर, फिर ये चर्चा कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि 2 दिन का दौरा है मोदी जी का। आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इतना ही। प्रदीप जी, राजकुमार जी, देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका।